नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, जो लोग हमारी लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में हम उनको सांसद कहते हैं। तो क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों की योग्यताएं और अयोग्यता पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इससे पिछले वाली क्लास में मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। आज हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो सांसदों की योग्यताएं या क्वालिफिकेशन का जिक्र है अनुच्छेद 84 में, और सांसदों की अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र है अनुच्छेद 102 में। सांसदों की योग्यता 84 में, अयोग्यता 102 में। अब बात करते हैं विधायकों की। देखो, हमारी केंद्र सरकार का एक संस्था है, एक संघ है जिसको कहते हैं हम संसद। संसद के अंदर बैठने वालों को हम क्या कहते हैं? सांसद। और जो अपने राज्यों की विधानसभा होती है उसमें बैठने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। ठीक है, तो सांसदों की योग्यता 84 में, सांसदों की अयोग्यता 102 में। विधायकों की योग्यता किसमें है? 173 में है। और विधायकों की अयोग्यता किसमें है? अनुच्छेद 191 में है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो योग्यताएं और अयोग्यताएं सांसदों की होती है ना, वही योग्यताएं और अयोग्यताएं लगभग विधायकों की भी होती है। ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं है। तो मैं आज आपको सांसदों की योग्यता और अयोग्यता पढ़ाऊंगा। आप ऐसा समझना कि ये विधायकों की भी योग्यता और अयोग्यता है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम सांसदों की योग्यता की बात कर लेते हैं। सांसदों की योग्यता अनुच्छेद 84 में, पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली योग्यता तो यही है। दूसरी योग्यता, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के लिए चुनने के लिए आतुर है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में चुनने के लिए उस व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, और राज्यसभा में चुनने के लिए उस व्यक्ति की उम्र कितनी हो जानी चाहिए? 30 वर्ष। तो लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30। सेम टू सेम यहां पर है विधायकों के लिए, है ना। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाले को हम क्या कहते हैं? एमएलए। और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठने वाले को हम क्या कहते हैं? एमएलसी। इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य, और इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सदस्य। तो इसके लिए भी 25 होनी चाहिए, इसके लिए भी 25 होनी चाहिए, ऊपर वाले सदन के लिए 30 होनी चाहिए, तो इसके लिए भी 30 होनी चाहिए। कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल अनुच्छेद का जिक्र है। सांसदों की योग्यता 84 में है और विधायकों की योग्यता किसमें? 173 के अंदर है। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए उस व्यक्ति की जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद बनने वाला है। तीसरी योग्यता, अन्य योग्यताएं जो संसद ने बनाए हैं। कुछ अन्य योग्यताएं हैं जो हमारी पार्लियामेंट ने बना रखी है। एक एक्ट चलता है भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चलता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से भी कुछ योग्यताएं लिखी हुई है। पहली योग्यता क्या लिख रखी है? मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। जो भी व्यक्ति राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि वो मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। वो एक मतदाता होना चाहिए, उसका नाम मतदाता के तौर पर पंजीकृत होना चाहिए। ही शुड बी रजिस्टर्ड एज इलेक्टर। ठीक है। दूसरी, निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी। निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र का हो, पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर चुनाव लड़ सकता है। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए प्रावधान है कि लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद के लिए भी यही प्रावधान है कि वो कहीं पर भी देश में जाके चुनाव लड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि जहां पर वो मतदाता है उसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़े। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि मैं जयपुर में मतदाता के तौर पर क्या हूं? रजिस्टर हूं। जयपुर में मतदाता के तौर पर रजिस्टर हूं, तो मैं जाके मुंबई में चुनाव लड़ सकता हूं। आराम से मुंबई में जाके चुनाव लड़ सकता हूं, मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप मतदाता के तौर पर कहीं पर भी रजिस्टर हो और आप कहीं पर भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा का,
राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, किसी का भी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, 2003 से पहले क्या था? 2003 से पहले क्या था? राज्यसभा के लिए था स्पेशली। राज्यसभा के लिए क्या होता था कि अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है ना, तो जहां पर आप मतदाता के तौर पर रजिस्टर हैं, पंजीकृत हैं, उसी निर्वाचन क्षेत्र से आप लड़ सकते हैं। यह लोकसभा के लिए नहीं था। लोकसभा के लिए तो आप कहीं पर भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। आप जयपुर में मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं, आप लोकसभा का चुनाव पूरे के पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर लड़ सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के लिए क्राइटेरिया था। राज्यसभा के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही आप मतदाता के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए। जैसे मान लो कि राज्यसभा का चुनाव मैं जयपुर से लड़ रहा हूं ना, राजस्थान से, तो राजस्थान में इस निर्वाचन क्षेत्र में ही मेरा पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको भी 2003 में हटा दिया गया है। 2003 में राज्यसभा के लिए भी यह कर दिया गया कि भाई राज्यसभा का चुनाव भी कहीं से भी जाके, किसी भी राज्य से जाके लड़ सकते हो और कहीं पर भी आप पंजीकृत हो सकते हो। तो वर्तमान में क्या है प्रावधान? लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आप पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। आप मतदाता किसी दूसरे शहर में हैं और दूसरे शहर में जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा के लिए ये 2003 से पहले क्या था कि आप राज्यसभा के लिए जिस राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं उसी राज्य में मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने चाहिए। लेकिन 2003 के बाद भी इसको हटा दिया गया है। अब दोनों के लिए यही प्रावधान है कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी जगह जाके चुनाव लड़ सकते हैं, भले आप उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के तौर पर पंजीकृत हो या ना हो। ठीक है, अगला आरक्षित वर्ग। आरक्षित वर्ग के लिए देखो, अब आरक्षित वर्ग का मतलब यह है कि जो आरक्षित वर्ग है, एसटी और एससी को आपको पता है कि लोकसभा में रिजर्वेशन है ना। एससी के लिए 84 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। तो रिजर्व सीट पर केवल रिजर्व कैटेगरी का आदमी ही लड़ सकता है। जो एसटी एससी के लोग हैं, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, या ओबीसी भी इसमें शामिल है। ठीक है, आरक्षित वर्ग का मतलब होता है एसटी एससी ओबीसी, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, ये लोग आरक्षित सीट पर ही चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा के अंदर। लेकिन फिर इसका एक अपवाद है, एसटी एससी के लोग, स्पेशली एसटी एससी के लोग जनरल की सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। कहा तो यही गया कि आरक्षित वर्ग के लोग केवल और केवल आरक्षित सीट पर ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एसटी और एससी को यह सहूलियत मिली हुई है कि वो जनरल की सीट पर भी जाकर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी योग्यताएं हैं किसकी? सांसदों की बोलो या विधायकों की बोलो, ठीक है, एक ही बात है, बस अनुच्छेद का डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं अयोग्यता की तरफ। सांसदों की या विधायकों की अयोग्यता। सांसदों की योग्यताएं अयोग्यता 102 में है और विधायकों की अयोग्यता 191 में है। आगे चलते हैं। अयोग्यता मतलब, अयोग्यता का मतलब है कि उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा किस परिस्थिति में? यदि वो कोई लाभ का पद धारण करता है, यदि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, अगर वो प्रॉफिट ले रहा है, लाभ ले रहा है, सैलरी ले रहा है किसी से, तो फिर उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए वो। दूसरा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, अनसाउंडेड माइंड है। न्यायालय ने किसी व्यक्ति को विक्षिप्त घोषित कर रखा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त, अनस्टेबल है, दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, वो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। तीसरा, अनुन्मोचित दिवालिया, दिवालिया है वो, इंसॉल्वेंट है। दिवालिया या इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि उसके ऊपर किसी का कर्जा है, वो अपना कर्जा चुकना नहीं कर पाया है। दिवालिया या इंसॉल्वेंट को ऐसे समझो कि किसी के ऊपर कर्जा होना और वो अपना कर्जा नहीं चुकता कर पा रहा है, कर्जा नहीं चुका पाया है, उस स्थिति में हम उसको बोलते हैं दिवालिया है, वो अपना कर्जा ही चुकता नहीं कर पाया है। तो अगर दिवालिया है ना वो, इंसॉल्वेंट, तो भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और भारत का नागरिक ना रहे। मैंने आपको नागरिकता पूरी की पूरी पढ़ा दी है और नागरिकता जाने के 3 तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। किसी वजह से अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता है ना, अपनी इच्छा से मान लो कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह था अनुच्छेद 9।
या हो सकता है कि कोई ऐसा काम कर दे, ऐसा कांड कर दे, भारत सरकार ही उसको नागरिकता से वंचित कर दे, उस परिस्थिति में भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जब भारत का नागरिक नहीं है तो अयोग्य ही है भाई। आगे, संसद द्वारा किसी अन्य कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और संसद के अंदर बहुत सारे कानून है, उसके माध्यम से उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, उसमें योग्यताएं भी है और अयोग्यताएं भी है। उसकी एक अयोग्यता मैं बताता हूं, अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या इससे ज्यादा जेल हो चुकी है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। जैसे राहुल गांधी का केस है, राहुल गांधी को 2 साल से ज्यादा जेल हो गई थी ना, 2 साल से ज्यादा उसको क्या हो गई थी, जेल हो गई थी, सजा भूल गई थी, तो उसकी सदस्यता चली गई थी लोकसभा की। बाद में जब वो रफा दफा हो गया तो वापस सदस्यता आ गई है। तो यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा जेल हुई है या सजा भूल चुकी है न्यायालय के द्वारा, उसकी भी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है 1984 में और उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बहुत सारे सांसद और एमएलए कांग्रेस को छोड़ छोड़कर अन्य पार्टियों में जाके शामिल हो रहे थे, क्योंकि जो मैडम है इंदिरा गांधी वो तो चली गई है, राजीव गांधी आ गया है, तो वहां पर दल बदलू, ठीक है, बहुत सारे लोग अपना दल बदल बदल के जा रहे थे, कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जा रहे थे। उस वक्त राजीव गांधी ने एक संविधान संशोधन किया था जिसका नाम है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से एक नई अनुसूची शामिल की गई और उस अनुसूची का नाम है 10वीं अनुसूची। 10th शेड्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा, दल बदल विरोधी कानून मिलेगा। तो राजीव गांधी ने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किया, जिसके माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और उसमें किस बात का जिक्र है, दल बदल विरोधी कानून का जिक्र है, एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र है। दल बदल, अगर कोई व्यक्ति या कोई सदस्य, कोई एमपी या एमएलए अपना दल बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब 4 परिस्थितियां बनती है यहां पर। पहली परिस्थिति, मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू होगा, ठीक है। राष्ट्रपति से सिफारिश करने के पश्चात अगर लोकसभा का सदस्य है, अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति यह फैसला लेगा कि उसकी सदस्यता रद्द की जाए या ना की जाए। तो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो जा सकती है। दूसरा, अपनी पार्टी के खिलाफ विश्वासघात करे, जैसे मान लो बीजेपी का आदमी है, पार्टी ने कहा कि इस आदमी को वोट देना है, उसने उस आदमी को वोट नहीं दिया, किसी दूसरे पार्टी में जाके वोट दे दिया, तो अपनी पार्टी के साथ अगर कोई सदस्य विश्वासघात करता है, अनफेथफुल होता है, पार्टी ने किसी को वोट डालने के कहा है, वो वोट कहीं और डाल दिया है, तो उस परिस्थिति में भी उसकी सदस्यता जा सकती है। तीसरा, जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं ना, वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। बात ध्यान रखना, निर्दलीय या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। और चौथा, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य पार्टी को ज्वाइन तो कर सकते हैं लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। कोई भी मनोनीत सदस्य, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है ना, तो कोई भी मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर यदि 6 माह के बाद जाकर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, 6 महीने से पहले पहले कर ले कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने के बाद जाकर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो यह है आपका दल बदल विरोधी कानून। अगर कोई सदस्य किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो यह लागू होता है। अगर अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करता है तो यह लागू होता है। अगर कोई निर्दलीय कैंडिडेट किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो यह लागू होता है। और अगर कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो यह लागू होता है। इसको कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। और सदस्यों की अयोग्यता कौन घोषित करता है? चुनाव आयोग राष्ट्रपति के माध्यम से करता है। और सदस्य बनने के बाद सदन में अगर वो बैठा है तो फिर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में है तो राज्यसभा का सभापति यह करेगा। और एक और बात, 1992 में कोर्ट का फैसला आया है कि अगर दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति की सदस्यता जाती है,
दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति की सदस्यता जाती है, लोकसभा में यह फैसला कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में यह फैसला कौन लगेगा? राज्यसभा का सभापति। तो इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में प्रश्न किया जा सकता है कि भाई सदस्यता जाने का आधार क्या था। तो 1992 के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद यह प्रावधान है कि जो दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से लोगों की सदस्यता जाती है ना, इनका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है सांसदों की योग्यताएं और अयोग्यताएं। सांसदों की योग्यता 84 में, अयोग्यता 102 में। विधायकों की योग्यता 173 में और अयोग्यता 191 में। केवल अनुच्छेद का डिफरेंस है। जो मैंने सांसदों के लिए बोला है वो सारा का सारा विधायकों के लिए भी लागू होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।